गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ट्रांसमिशन ऑफ हीट वाला चैप्टर करेंगे, ताप का संचारण तथा इसकी विधियाँ। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट क्या है। बेटा, हम सब लोग डेली लाइफ में बहुत से एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हम एक गर्म चाय का कप लेते हैं तो थोड़ी देर में वह ठंडी हो जाती हैं, और इसी तरह अगर हम आइसक्रीम को फ्रिज के बाहर निकाल के रख देते हैं, थोड़ी देर बाद वो पिघल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? दूसरी ओर अगर हम देखें, सर्दियों में जब हम किसी यानी कि ब्लोअर के पास यानी हीटर के पास या किसी भी अंगीठी के पास बैठकर हाथ सेकते हैं, तो केवल हाथों को ही नहीं ऊष्मा मिलती, अपितु हमारे पूरे शरीर को गर्मी महसूस होने लग जाती है। और यदि आप कभी बर्फ़ के पानी लेते हो या बर्फ़ का टुकड़ा हाथ में लेते हैं या ठंडे पानी में बहुत देर तक रहते हैं, तो पूरी बॉडी में हमें ठंडक महसूस होने लग जाती है। जो ताप जो होते हैं, ताप किसी भी वस्तु की गर्माहट या ठंडेपन को बताता है। और इसी तरह जो ऊष्मा के इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने की जो क्रिया को ट्रांसमिशन ऑफ हीट कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जैसे जो ताप होता है हमेशा अ, कम ताप की ओर अधिक ताप से कम ताप की ओर संचारित होता है। जैसे हम अंगीठी के पास बैठे हैं या किसी गर्म चीज़ के पास बैठे हैं, तो गर्मी इसीलिए महसूस होने लग जाती है क्योंकि अंगीठी की जो अधिक ताप वाली ऊष्मा हमारे शरीर की जो अपेक्षाकृत कम गर्मी की तरफ संचित होने लग जाती है। और बर्फ़ या ठंडे पानी की जो सर्दी इसलिए लगने लग जाती है क्योंकि हमारी बॉडी की जो अधिक ताप वाली ऊष्मा उसकी ओर संचरित होने लग जाती है। तो इसी तरह से जो ऊष्मा के जो यूनिट होते हैं उनको हम कैलोरीज में नाप सकते हैं। फिजिक्स में ऊष्मा की यूनिट को जूल से नापते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि ऊष्मा संचारण या ट्रांसमिशन हीट के कौन कौन से मेथड हैं। जनरली ऊष्मा संचारण के 3 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड है ऊष्मा संचालन यानी कि कंडक्शन ऑफ हीट। सेकंड मेथड है ऊष्मा संवहन यानी कि कन्वेक्शन ऑफ हीट। थर्ड मेथड है हमारा ऊष्मा विकिरण यानी रेडिएशन ऑफ हीट। सबसे पहले हम फर्स्ट विधि करते हैं। इस विधि में क्या होता है? इस विधि में जो ताप होता है, जो ताप या ऊष्मा किसी भी पदार्थ के एक कण से दूसरे कण में तथा दूसरे कण से तीसरे कण में होता हुआ आगे चलता जाता है। यानी कि जो प्रत्येक जो कण होते हैं वो अपने स्थान पर रहता है और केवल ऊष्मा आगे संचालित होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम किचन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जब हम कोई भी गैस पे बर्तन रख के, चाहे वो कढ़ाई, कुकर, जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें खाना बना रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा, वो जो भी हम कढ़ाई रखेंगे वो गर्म होगी और बाद में वो जैसे जैसे हीट ट्रांसफ़र होती जाती है वैसे वैसे जो भी हम सब्ज़ी या कुछ भी गर्म कर रहे हैं तभी वो गर्म होगा। और इसी तरह से अगर हम कुछ और एग्जांपल देखें कि आपने कभी जब देखा होगा कि किसी भी कभी कंस्ट्रक्शन का वर्क जब हो रहा होगा, वहाँ पे जो मज़दूर खड़े होते हैं वो क्या करते हैं, कई बार एक लाइन में खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे को ईंट पकड़ाते जाते हैं। मज़दूर क्या है, वो वहाँ खड़े हैं, एक जगह पे खड़े हैं, जो ईंट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और वो जो ईंट एक देता है उसको, फिर सेकंड को देता है, फिर थर्ड को देता है, ऐसे करते करते वो जिस जगह पे वो ईंटों को पहुंचाना होता है वो वहाँ पे रखता है। इसी तरह से जैसे हीट भी इसी तरह से ट्रांसफ़र होती है कि एक कण के से दूसरे कण, दूसरे से तीसरे, तीसरे कण से, ऐसे करके उसमें गर्म होता है। और जो अगर हम देखें, जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, कुछ जो धातुएं होती हैं जो उसमें हम गर्म कर रहे हैं होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, उप पदार्थ जो होते हैं उनमें ऊष्मा का जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो हीट होती है बहुत ही आसानी से पहुँच जाती है। ऐसे पदार्थों को हम ऊष्मा के सुचालक यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे लोहे की तार को हम एक सिरे को गर्म करते हैं तो थोड़ी देर में उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है और ऊष्मा जो तार के कणों से होती हुई उसके दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है, जिसके कण से वह गर्म हो जाती है। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें ऊष्मा उनके एक सिरे से जो दूसरे सिरे तक ऊष्मा इस प्रकार
जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाती है और थोड़ी देर से पहुंचती है, तो ऐसे पदार्थों को हम ऊष्मा का कुचालक यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। जैसे अगर जब हम जलती हुई जो लकड़ी को जब दूसरे सिरे से पकड़ते हैं, लकड़ी चाहे जल रही होती है, जल रही लकड़ी को भी हम पकड़ के रखते हैं, किंतु वो क्या होता है, एक सिरा गर्म नहीं होता, जिस सिरे से हम पकड़ रहे हैं वो धीरे धीरे गर्म होता है, क्योंकि ऊष्मा लकड़ी के जो होती है वो थोड़ी सी देर तक पहुंचेगी। और हम इस तरह से हम जो लकड़ी जो है ऊष्मा की सिरे से आसानी से नहीं पहुंच पाती। जितनी भी धातुएं होती हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इसीलिए जो किचन में जो भी बर्तन, टोस्टर, प्रेस, धातुएं जो बनाई जाती हैं वो लकड़ी या प्लास्टिक, रबड़, कपड़ा, ये सब ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इसीलिए बर्तनों की हैंडल जो होते हैं वो प्राय प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, ताकि उनको हम आसानी से पकड़ सकें। नेक्स्ट विधि है ऊष्मा संवहन यानी कन्वेक्शन ऑफ हीट। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जो ऊष्मा होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उस वस्तु के कणों की गति के द्वारा जाती है, तो उसे हम कन्वेक्शन ऑफ हीट कहेंगे। जितने भी लिक्विड या गैसें होती हैं इस विधि द्वारा ही गर्म होती हैं। जैसे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम दूध को बॉयल करते हैं, तो पहले क्या होता है, कंटेनर गर्म होता है और उसके नज़दीक यानी कि जो भी अगर हम किसी भी अ, किस बर्तन में हमने दूध रखा है और वो बर्तन गर्म होने के बाद जो भी उसके नज़दीक के जो अणु होंगे वो गर्म हुए। और अब क्या होगा, वो जैसे अब पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि रखेंगे कि जो भी कोई वस्तु गर्म होती है तो वो अधिक ताप के कारण कुछ थोड़ी सी हल्की हो जाती है, और जैसे जैसे दूध बॉयल होता जाता है उसके ऊपर के जो कण होते हैं हल्के होने के कारण दूध बाहर निकलने लग जाता है, और फटाफट आपकी मम्मी उसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हैं, जिससे क्या होता है वो बाहर नहीं निकलता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उसके कण होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, जिसके कारण से वो नीचे बैठ जाते हैं। अब हम अगर इन थर्ड विधि है कि रेडिएशन ऑफ हीट। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होता है, एक सीधी सरल रेखा में चलती है, तो उसे हम ऊष्मा विकिरण कहते हैं। कंडक्शन और जो कन्वेक्शन मेथड होता है, इसमें किसी जो माध्यम की नीड होती है, किंतु जो रेडिएशन होते हैं उसमें किसी भी माध्यम की नीड नहीं होती है। रेडिएशन द्वारा जो हीट होती है वो सीधी वस्तु पर पड़ती है। जैसे जो सूर्य की किरणें होती हैं वो सीधी ही उस पर पड़ती हैं ऑब्जेक्ट पे। अब हम देखते हैं कि जितनी भी हम जो हमने ये तीनों विधियां की हैं, अगर हम इस तीनों विधियों को मिलाकर एक एग्जाम्पल बताएं जिससे आपको थोड़ा सा और समझ आ जाएगी। कि मान लो कि एक कुछ भी एक बच्चों का समूह खड़ा है और वो लड़के क्या कर रहे हैं, एक स्थान पर पत्थर पड़े हैं, वहाँ पे क्या होता है, वो एक लाइन बनाकर उस स्थान पर फैल जाते हैं और वहाँ से पत्थर उठाते हैं। पहला लड़का अपने साथ वाले लड़के को एक पत्थर पकड़ाता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। यह तब तक वो चलता रहता है जब तक जो वो पत्थर होता है आखिरी जो लाइन में या बिल्कुल एंड में जो बच्चा खड़ा है उसके पास पहुंच नहीं जाता। तो इस विधि को या इस विधि का जो ये ढंग है वो संचालन का ढंग है। जैसे और नेक्स्ट अगर हम दूसरी विधि देखें कन्वेक्शन, कि एक लड़का दूसरे लड़के को अपने पास बुलाकर पत्थर पकड़ा देता है और वह लड़का पत्थर लेकर चला जाता है, और यह तरीका क्या है, संवहन से मिलता है। और दूसरा अगर तीसरा हम देखें कि जब वो अगर एक लड़का पत्थर उछाल कर वहाँ फेंके जहाँ पत्थर रखनी है, यह ढंग क्या होता है, विकिरण से मिलता जुलता है। तो इस तरह से ये तीनों विधियाँ ताप के माध्यम से चलती हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें कि ऊष्मा संचालन का जो घरेलू जीवन में हम कैसे उपयोग करते हैं, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट इन डेली लाइफ। सबसे पहले हम कंडक्शन मेथड का देखते हैं कि हम कैसे इनका घरेलू लाइफ में हमारे प्रयोग होता है। जैसे आपने देखा होगा कि प्राय जो ठंडे जो स्थानों पर लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं, लकड़ी क्या है, ऊष्मा की कुचालक। कुचालक होने के कारण यह क्या करती है, सर्दी को घर के अंदर कम आने देती है। और सेकंड अगर हम देखें कि जैसे जो रज़ाई कंबल गर्म क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें धुनी हुई रुई तथा कंबल में बहुत से छेद होते हैं, जिससे वायु भरी रहती है, और वायु ताप के क्या है, कुचालक।
वो कुचालक होने के कारण शरीर की जो ऊष्मा को रजाई तथा कंबल से बाहर नहीं आने देती तथा बाहर की जो सर्दी को अंदर नहीं आने देती। तो यही कारण होता है कि कई बार जो बर्फ़ होती है, गाँव में लोग क्या होते हैं, एक उसको बोरी टाइप में लपेट के रख देते हैं ताकि वो अ, कम देर तक पिघले या जल्दी ना पिघले। और जितने भी खाना बनाने वाले जो धातु के बर्तन होते हैं, इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं। और बर्तनों के हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं ताकि जो गर्म बर्तन आसानी से उठाए जा सके। चाय पीने के लिए हम चीनी मिट्टी का प्रयोग में लाते हैं। इसलिए लाते हैं क्योंकि जो धातु के बने कप प्रयोग में नहीं लाते, क्योंकि जो चीनी मिट्टी के बर्तन क्या होते हैं, ताप के कुचालक होने के कारण गर्म नहीं होते, जिसको हम आसानी से पकड़ लेते हैं, जिससे भाई हाथ या होंठ नहीं जलते तथा चाय भी गर्म रहती है। और धातु क्या होती है, कप के जो होती है कप पीने से होंठ जल जाते हैं, क्योंकि धातुएं होती हैं ऊष्मा की सुचालक। तो इसी तरह से अगर हम देखें, जैसे पक्की जो ईंट, सीमेंट तथा मार्बल के मुकाबले जो मिट्टी ऊष्मा की अधिक कुचालक होती है, इसीलिए जो पक्के मकानों के मुकाबले जो कच्चे मकान होते हैं वो सर्दियों में गर्म तथा गर्मियों में ठंडे रहते हैं। और सेकंड मेथड जो ऊष्मा संवहन के, अगर हम दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले प्रयोग देखें, जिससे मेन हम एग्जांपल ये देख सकते हैं, जो हमारे घरों में खिड़कियां तथा रोशनदान हैं वो ऊष्मा संवहन के नियम पर ही आधारित होती हैं। जैसे जो सांस द्वारा छोड़ी गई वायु गर्म होने के कारण हल्की होती है, और हल्की होने के कारण छत की ऊपर ओर उठती है, और ऊपर उठकर यह वायु जो रोशनदान या फिर जो खिड़कियों के रास्ते से बाहर निकल जाती है, और इसका स्थान लेने के लिए जो बाहर से शुद्ध वायु खिड़कियों तथा दरवाज़ों के रास्ते अंदर आ जाती है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि कारखानों में भी जो भट्ठियाँ होती हैं उनकी चिमनियाँ भी ऊंची बनाई जाती हैं, जिससे क्या हो कि जो गर्म तथा अशुद्ध वायु वो होती है वो आसानी से ऊपर चली जाए और उसके स्थान पर ठंडी और शुद्ध वायु अंदर आए। और जिसके साथ साथ, और अब अगर हम देखें कि जो समुद्री पवनें होती हैं या स्थलीय पवनें जो पैदा होती हैं भूमि पानी के मुकाबले, ये जल्दी गर्म हो जाती हैं तथा जल्दी ठंडी होती हैं। इस कारण दिन में जैसे भूमि जल की अपेक्षा अधिक गर्म तथा रात्रि में अधिक ठंडी होती है। दिन में भूमि के अधिक गर्म होने के कारण वहाँ की वायु जो या सतलीय पवन भी गर्म तथा हल्की होकर ऊपर की ओर उठती हैं, और उसका स्थान लेने के लिए समुद्र से जो ठंडी वायु से भूमि की ओर चलती हैं। और रात्रि में भूमि पानी की अपेक्षा अधिक ठंडी हो जाती है, तो समुद्र जल से छूने वाली जितनी भी वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठने लग जाती है, और उसका स्थान लेने के लिए ठंडी वायु स्थल से समुद्र की ओर चलने लग जाती हैं। और नेक्स्ट अगर हम रेडिएशन, एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन इन डेली लाइफ देखें, तो जैसे हम जितने भी कपड़े यूज़ करते हैं, जैसे गहरे तथा जो काले रंग के कपड़े होते हैं वो ऊष्मा के अधिक अवशोष होते हैं, और यदि सफ़ेद और हल्के कलर के जो कपड़े होते हैं वो गर्मी को अधिक ज़्यादा अवशोषित नहीं करते। यही कारण होता है कि सर्दियों में क्या करते हैं, हम काले तथा गहरे रंग के वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि ऐसे जो वस्त्र होते हैं सूर्य की गर्मी को अधिक अवशोषित कर लेते हैं। इसमें हमें सर्दी कम लगती है। गर्मियों में हमें सफ़ेद तथा हल्के रंग के वस्त्र अधिक पहनते हैं कि जो कि सूर्य की गर्मी को कम अवशोषित करते हैं, और इससे हमें गर्मी कम लगती हैं। अब आपने देखा होगा कि भोजन बनाने के बर्तनों के नीचे वाले भाग काले तथा ऊपरी भाग चमकदार होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बर्तन का निचला भाग काला होने के कारण चूल्हे से जो अधिक ऊष्मा को अवशोषित करता है, और चमकदार ऊपरी भाग ऊष्मा को विकिरण द्वारा बर्तन से बाहर जाने को रोकता है। और जब हम अंगीठी से हाथ सेकते हैं तो जो अंगीठी के कोयले की ऊष्मा हाथों तक विकिरण के द्वारा ही पहुंच जाती है। और इसके साथ साथ अगर आपने देखा होगा कि पहाड़ी प्रदेशों के जो कमरे में आग जलाने का स्थान जो फायर प्लेस बनाया जाता है, वहाँ जो आग से ऊष्मा विकिरण होकर कमरे को गर्म रखती है। आजकल फायर प्लेस का स्थान जो हमारे आजकल की जो न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे विद्युत हीटर, जैसे हीटर्स या ब्लोअर
लग गए हैं, क्योंकि इनका चालन अधिक वो हो गया है। और ये विद्युत जो हीटर क्या करते हैं, हीटर से पैदा जो बड़े चमकदार रखे जाते हैं, प्रदूषण नहीं फैलता क्योंकि इससे, और ये जो ताप को रिफ्लेक्ट करके कमरे को गर्म कर देते हैं। अब हम आपने ये भी देखा होगा कि जो थर्मस होते हैं, थर्मस फ्लास्क, वो इन तीनों विधियों के ऊपर बने हुए होते हैं। जो थर्मस जो फ्लास्क में या थर्मस वाली जो बोतलें होती हैं, जिसमें हम ठंडी वस्तुएं ठंडी तथा गर्म वस्तुएं गर्म रहती हैं, तो उस फ्लास्क को बनाने के लिए जो ऊष्मा संचारण की इन तीनों विधियों, जो जो संचालन, संवहन तथा विकिरण का प्रयोग किया जाता है। और इसमें तभी इसमें रखी हुई जो वस्तुओं को ऊष्मा किसी भी विधि के द्वारा अंदर से बाहर या बाहर से अंदर न आ सके। यही कारण होता है कि वहाँ पर जो वस्तुएं काफ़ी देर तक गर्म या फिर ठंडी रह जाती हैं। क्योंकि जो थर्मस की बोतल के अंदर की जो ऊष्मा जब बाहर किस कारण से नहीं निकलती, क्योंकि कांच की बनी होती है वो बोतल, अंदर उनका कांच लगा होता है। और कांच क्या होता है, ऊष्मा का कुचालक होने के कारण ऊष्मा संचारण को रोकता है। और कांच की जो बोतल की दोनों दीवारों के बीच एक स्थान जो वायु रहित होने के कारण जो ऊष्मा होती है बोतल को अंदर की दीवार से संवहन द्वारा बाहर नहीं आने देती। और उसके ऊपर बाहर जो पॉलिश होती है वो चमकदार, या फिर उसकी जो बाहर की जो बाउंड्री ऊष्मा की विकिरण किरणों को परिवर्तित करके अपनी सतह पर रोक लेती है, जिससे बोतल में पड़ी वस्तु ऊष्मा को बाहर नहीं देती। तो यही कारण होता है कि जो थर्मस वाली जो बोतलें होती हैं, थर्मस फ्लास्क का वो जो होती हैं, उसमें जो काफ़ी देर तक जो जब हम गर्म चीज़ें डालते हैं तो वो गर्म रहती है, और ठंडी डालेंगे तो वो ठंडी रहेंगी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये तीनों मेथड समझ आ गए होंगे। और इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम में कई बार आ जाता है कि ताप के कुचालक तथा सुचालक क्या होते हैं, ताप के कुचालकों और सुचालकों का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो आप इन सभी विधियों को उपयोग में करके इसका आंसर दे सकते हैं। थैंक यू।